हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। आज लेके आ गए हैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। तो चलिए जानेंगे इसका सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल्स के साथ। पहला प्रश्न हमारा आ चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट का कैमा बजट है, ये पूछा जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, देखिए मेन बिंदु जो है हाईलाइटेड किया हुआ भी है। और ये आज का पहला प्रश्न ही बनेगा आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही खास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए जानते हैं इससे संबंधित और भी प्रश्न को। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है। तो निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने क्या किया, 8वां बजट लगातार पेश किया है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। वहीं बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इस बजट को जो ये पेश हुआ, तो इस बजट को प्रधानमंत्री ने यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, ये भी आपको पूछ सकता है कि किस शब्द से संबोधित किया है। तो इस बजट को पीएम नरेंद्र मोदी ने ज्ञान का बजट कहा है। क्या कहा है? तो ज्ञान का बजट कहा है। तो ये बिंदु भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। ज्ञान का बजट यानी कि कहने का सेंस हो गया कि आम आदमी का बजट। किसका बजट? तो आम आदमी का बजट। वही बात करें कि और क्या जानकारी हम जान सकते हैं। तो अगर बजट की बात आई है तो आपसे बजट का अर्थ कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि बजट का अर्थ क्या होता है। तो बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। और बजट आपको टॉपिक वाइज में भी पढ़ा चुके हैं। वही बात करें, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का, इस तरह से पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तब ध्यान रखिएगा आर.के. सन्मुख शेट्टी ने। किसने? तो आर.के. सन्मुख शेट्टी। ये कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। वहीं अगर आपसे ये प्रश्न पूछ देगा कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है, तब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान रखना है जेम्स विल्सन। कौन हो जाएंगे? जेम्स विल्सन। तो देख लीजिए कि एक प्रश्न से हमें कितनी सारी जानकारियां मिल चुकी। अब आ गए हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो जब भी बात आएगी पंचवर्षीय योजना की, तो ये कहाँ से ली गई है? तो ध्यान रखिएगा कि रूस से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें रूस से और क्या लिया गया है, तो उसमें मौलिक कर्तव्य भी। क्या? तो मौलिक कर्तव्य। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों के हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा या फिर मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे, संयुक्त राज्य अमेरिका का काफी बार पूछ लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, जिसका मेनली बार बार रिपीट होते रहता है। यहाँ पर देखिए जर्मनी भी है। तो जर्मनी से क्या ध्यान रख सकते हैं? जर्मनी से आप ध्यान रख सकते हैं कि आपातकाल के दौरान, यहीं पे लिख देते हैं कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का क्या हो जाएगा? निलंबन। यहीं से लिया गया है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे थे, तो यहाँ से आपको पता है कि मौलिक अधिकार कई बार पूछा भी जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में। वहीं एकल नागरिक
क्या कहता है? अच्छा, एकल नागरिकता नहीं, वो तो ब्रिटेन से लिया गया है ना। मौलिक अधिकार की अगर बात करें उसके बाद क्या लिया गया है यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद। वहीं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है उसको भी जान लेते हैं। तो ब्रिटेन से हो गया एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हो गया, या फिर सरकार का संसदीय स्वरूप हो गया, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए बढ़ेंगे आज के तीसरे नंबर प्रश्न की ओर, और सारे इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वर्ण क्रांति किससे हो जाएगा, इसमें से बागवानी और शहद से। ये हो गया पहला प्रश्न। वहीं आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ दे कि स्वर्ण क्रांति के जनक कौन थे, क्योंकि हरित क्रांति के जनक सबको पता होता है, लेकिन अगर आपसे यही पूछ दे कि स्वर्ण क्रांति का जनक, तो ध्यान रखिएगा निरपख तूतज। क्या नाम था, निरपख तूतज। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन सी में था जूट। जूट उत्पादन से कौन सी क्रांति, तो गोल्डन क्रांति। कौन सी क्रांति, तो गोल्डन क्रांति। चलिए कुछ और क्रांति को जान लेते हैं, जैसे कि भूरी क्रांति। क्या हो जाएगा, भूरी क्रांति, जो कि किससे संबंधित हो जाएगा, उर्वरक से संबंधित हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे हरित क्रांति, तो हरित क्रांति किससे हो जाएगा, कृषि उत्पादन से। किससे, तो कृषि उत्पादन से। अगर पूछ दे लाल क्रांति, ये सब पूछा भी जाता है। लाल क्रांति की बात करें तो मांस हो गया, या फिर टमाटर उत्पादन हो गया, ये सब लाल क्रांति से संबंधित हो जाएगा। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा, तो गुलाबी क्रांति हो जाएगा, जैसे प्याज हो गया, झींगा हो गया, ये सब इससे संबंधित हो जाएगा। अब आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि काली क्रांति किससे संबंधित होगा, कौन सा, काली क्रांति। चलिए बढ़ेंगे आज के प्रश्न नंबर 4 पे। 4 पे करेंगे विचार। चौथा प्रश्न हमारा आ चुका है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये भी प्रश्न कई बार सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बिहार शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिल सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1950 की बात। ठीक है, और क्या जानकारी आपको ये पता होना चाहिए कि योजना आयोग जो है ये क्या है, सलाहकारी निकाय है। कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। कैसा निकाय है, तो सलाहकारी निकाय है। वही बात करें और क्या जानकारी आपको पता होना चाहिए, इसने ही क्या किया था, भारत में पंचवर्षीय योजना को तैयार किया था। भारत में पंचवर्षीय योजना की तैयार किसने किया था, तो योजना आयोग ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछ ले कि अब तो आपको हालांकि पता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो नीति आयोग। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, तो ये आपको पता है कि ये 2015 में हुआ, 1 जनवरी 2015 में ही कर दिया गया है। अगर आपसे पूछ देगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो हर छोटा छोटा आपको पता होना चाहिए बात। अगर यही आपसे पूछता कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होंगे, पर पहला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा 5वां नंबर प्रश्न।
और सारे इकोनॉमिक्स के प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो नोट डाउन आपको करते चलना है। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? बताइए। आप लोग नोट रखते हैं लेकिन कभी जीके उससे याद रखते हैं तो याद कर लीजिएगा। अब नोट को भी ध्यान से आपको देख लेना है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 20 रुपये का नया नोट जो चला है उसमें एलोरा की गुफा का तस्वीर है। उसी तरह आप और क्या ध्यान रखेंगे? ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि रानी की बाव, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ये किस नोट पे आपको मिलेगा तस्वीर? तो 100 रुपये के नोट पर। किस पे? तो 100 रुपये के नोट पे। वहीं बात करें सांची स्तूप का, तो सांची स्तूप मिलेगा आपको 200 रुपये के नोट पर। किस पर? तो 200 रुपये के नोट पर। और क्या जानकारी ध्यान रखना होगा अगर आपसे पूछ ले? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे 50 रुपये का, तो 50 रुपये का क्या हो जाएगा? रथ के साथ हम्पी का तस्वीर है। रथ के साथ हम्पी का तस्वीर है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या जानकारी? 500 रुपये का अगर पूछ देगा तो लाल किला। तो देखिए 500 रुपये का क्या हो जाएगा? लाल किला, जो कि आपको एक ही जगह यहाँ पर बता दिया गया। और 10 रुपये का पूछेगा तो 10 रुपया पे ध्यान रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये थे रुपये से जानकारी नोट से। आगे की बात करेंगे, जो कि आ चुका है हमारा 6ठा नंबर प्रश्न। भारत का क्या पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पुराना पूछा जा रहा है, तो इनमें से जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मूरी एल्यूमिना संयंत्र। अब और क्या जानकारी? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो 1948 में। कब हुई थी? तो 1948 में। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी। कौन नदी? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, यानी कि रांची से कुछ किलोमीटर दूर में ये स्थित है, ये ध्यान होना चाहिए। तो इसमें बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा तो काम चल जाएगा। आगे की बात करेंगे, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 7। तो 7 पे करेंगे बात कि क्या है। IRDAI का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इडई, यानी कि पहले इसका आपको अगर बात करें तो हिंदी में भी दिया रहेगा जिस तरह से कि भारतीय बीमा नियामक। बीमा नियामक और क्या कहता है? विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण, इसी का मुख्यालय किस शहर में है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वही बात करें अगर आपसे पूछ दे कि ये किसकी रिपोर्ट पर सिफारिश पर गठित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट पर। किस पर? मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट पर। और जो भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये करता क्या है? तो यह क्या करता है? बीमा उद्योग को क्या करेगा? नियंत्रित और विकसित करता है। नियंत्रित और विकसित करता है। कभी कभी आपसे कार्य ही पूछ लिया जाता है, तो हर तरह से प्रश्न का सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। कैसा निकाय है इडई? तो ये स्वायत्त निकाय है। कैसा निकाय है? तो स्वायत्त निकाय है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, जो कि इकोनॉमिक्स का होगा 8वां नंबर प्रश्न। और 8वें नंबर प्रश्न पे जाने से पहले
आप लोग को बता दें कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल से जुड़ जाएंगे। सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देंगे और एक कमेंट करके अपना सुझाव या सेशन से संबंधित कमेंट भी करेंगे। आपको यहाँ बिल्कुल एनसीईआरटी से ही कराया जा रहा है, चाहे आप पीजीटी देने वाले हो, टीजीटी देने वाले हो या फिर पीआरटी। आपको साइंस, सोशल साइंस, बिहार स्पेशल भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा, ट्रेंडिंग टॉपिक पे भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और हर मंथ का करेंट अफेयर भी बिल्कुल डिटेल्स के साथ सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। और हर सप्ताह आपको एक महा मैराथन क्लासेस भी देखने को मिलती रहेगी। आपको महा मैराथन का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो इस चैनल से जुड़ने के आपको बहुत फायदे हैं। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे, जो कि आ चुका है हमारा 8वां नंबर प्रश्न। यदि ब्याज दर बैठती है तो पैसे की मांग क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्याज दर बैठेगा तो पैसा का मांग क्या होगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। होता क्या है कि जब ब्याज दर बढ़ेगा, इस तरह से लिख लीजिए कि जब ब्याज दर बढ़ती है, ब्याज दर बढ़ती है और क्या होता है, उधार लेना अधिक महंगा। ब्याज दर बढ़ेगा तो क्या होगा, उधार लेना महंगा हो जाता है, महंगा हो जाता है और लोग क्या करते हैं, अधिक बचत करते हैं। लोग अधिक बचत करते हैं और कम उधार लेते हैं और पैसा का मांग क्या होगा, घट जाएगा। इसको करिएगा कि बढ़ती है, बैठती है नहीं, बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि धन की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती। क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि है हमारा 9वां नंबर प्रश्न। कौन सा आर्थिक विकास का एक मापक नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। नहीं है पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गरीबी का विस्तार, तो है भौगोलिक परिस्थितियां नहीं है, ग्रीन सूचकांक है, जीवन स्तर भी है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, जो कि आर्थिक विकास का एक मापक नहीं है। वही बात करें कि आर्थिक विकास में देखिए गरीबी का विस्तार आ गया, ग्रीन सूचकांक आ गया, जीवन स्तर आ गया, इसमें साक्षरता दर भी आ जाएगा और क्या कहता है, औसत जीवन प्रत्याशा भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, औसत जीवन प्रत्याशा भी आ जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद भी इसके अंतर्गत ही आ जाएंगे, मापक के अंतर्गत ही आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये जानकारी पता होना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे 10वें नंबर प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है, पूछा जा रहा है, फिर से नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है B2C। यानी कहने का मतलब हो गया कि व्यापार से उपभोक्ता, व्यापार से उपभोक्ता, उपभोग करने वाला। वहीं D2D का मतलब क्या हो गया, वितरक से वितरक, वितरक से वितरक। सॉरी, C2C से क्या हो जाएगा, उपभोक्ता से उपभोक्ता, उपभोक्ता से उपभोक्ता। और B2B से क्या हो जाएगा, व्यापार से व्यापार, व्यापार से व्यापार। तो हमसे पूछा गया है कि ई कॉमर्स का क्या नहीं है, ये हमसे पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, D2D, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वितरक से वितरक। ठीक है, वहीं ई कॉमर्स की जो बात आई है तो आपको पता होना चाहिए
ये तो इसकी क्या है, ये चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका श्रेणी है। क्या है, आवश्यक श्रेणी है, जिसमें 4 आपको दिया हुआ है। एक और ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन ई करके उसमें एक होता है सरकार से व्यापार। क्या हो जाएगा, सरकार से व्यापार, इसका 5वां श्रेणी है। ई कॉमर्स क्या है, तो ई कॉमर्स लिख लीजिएगा कि ई कॉमर्स जो है ऑनलाइन स्टोर या फिर क्या कहता है, इंटरनेट के माध्यम से। किसके माध्यम से, तो इंटरनेट के माध्यम से सामानों की खरीद बिक्री है। क्या है, सामानों की खरीद बिक्री है, यानी कि क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक खरीद बिक्री है। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 11 पे। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या है। 11 नंबर प्रश्न हमारा मिलान करने का आ चुका है। तो मिलान करने का बात आ गया। ए में है प्राथमिक क्षेत्र, बी में है द्वितीयक क्षेत्र और सी में है तृतीयक क्षेत्र, और इससे संबंधित हमें मिलान कर लेना है। कई बार आपको पढ़ा चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा, द्वितीयक क्या होगा, तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। और जीडीपी में अधिक योगदान भी किसका होता है, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान की अगर बात करेंगे तो ये तृतीयक क्षेत्र का ही है, ये आपको पता भी होगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा सीप में मोती की खेती, यानी ये का हो जाएगा 3। वहीं द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा ईंटों का निर्माण से संबंधित, तो बी का वन। और तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा डाक सेवा, यानी कि सी का 2। तो ये हमारा था मिलान करने वाला प्रश्न। आ जाएंगे 12 नंबर प्रश्न पे। कौन सा भारत में अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है केनरा बैंक, तो ये है किसमें पूछा जा रहा है, अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में। बी है यूको बैंक, ये भी है। सी है इंडियन ओवरसीज बैंक, लेकिन ऑप्शन डी है बंधन बैंक, जो कि ये नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें कि ये वे बैंक हैं जो क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है। किसमें शामिल है, दूसरी अनुसूची में शामिल है। जो शामिल है उसकी बात हो रही है, ठीक है, जो ये तीनों शामिल है। केनरा बैंक की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1906 में हुआ था। कब हुआ था। और वहीं बात करें यूको बैंक का तो 1943 में, और इंडियन ओवरसीज बैंक का तो 1937 में। चलिए, तो बस इसमें आप ध्यान रखिएगा और प्रश्न नोट जरूर करते हुए चलिएगा। आपका खुद का नोट्स तैयार रहेगा तो आप रिवीजन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। कौन विकास सूचकांक HDI से संबंधित नहीं है, फिर से आ गया है कि नहीं है, यानी कि क्या हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, सूचकांक से संबंधित नहीं है। तो इसमें से जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय हो गया, या फिर जीवन प्रत्याशा हो गया, या फिर क्या कहता है, अगर बात करें मानव विकास सूचकांक की तो ये ध्यान रखिएगा कि UNDP की क्या है, एक पहल है। क्या है, एक पहल है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और क्या बात करेंगे, मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसे 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, क्या होगा, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो है महबूब, नाम पूछ लिया जाता है तो महबूब उल हक ने बनाया था। महबूब उल हक ने बनाया था।
तो ये प्रश्न रहेगा आज का आपका होमवर्क। इसका आपको डिटेल के साथ आंसर देना है, क्योंकि पढ़ाया भी गया है आपको पहले भी। तो आशा करेंगे कि इसका आप आंसर जरूर करेंगे। जिनको भी जितनी डिटेलिंग पता हो आप जरूर बताएंगे। आ जाएंगे आज के 14 नंबर प्रश्न पे। और आज है इकोनॉमिक्स का सेशन, और सभी विषय के इसी तरह से आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? तो ये आपको पता है कि मंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। चूंकि क्या है, जो जनसंख्या है एक गतिशील घटना है। कैसी घटना है? तो गतिशील घटना है। तो ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। वही बात करें और क्या जानकारी इसमें, बस आप ये ध्यान जानिएगा कि प्रत्येक वर्ष या फिर दशक में, क्या? तो दशक में जोड़ी जाने वाली निरपेक्ष संख्या जो है वो जनसंख्या वृद्धि का ही क्या है? परिणाम है। और जाहिर सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि अगर होगी तो आर्थिक विकास की गति क्या होगी? मंद हो जाती है। तो इसको आप लोग बस इस रूप में क्वेश्चन आंसर के रूप में ध्यान रख लेंगे। आ जाएंगे आज के इकोनॉमिक्स के 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न आ चुका है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जब बात आई है तो सबसे पहली बात कि ये क्या है? कार्यकारी निकाय है। कैसा निकाय है? तो कार्यकारी निकाय है, जिसको सरकार द्वारा 1952 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1952 में स्थापित किया गया था। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा। और क्या जानकारी इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह योजना आयोग द्वारा, किसके द्वारा? तो योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं को, किसको? तो पंचवर्षीय योजनाओं को क्या देता है? मंजूरी देता है। चलिए आगे की डिस्कस करेंगे 16 नंबर प्रश्न पे। इनमें से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एटीएम। यानी कि ये आप लोग जो यूज करते हैं क्या? क्रेडिट कार्ड। ये सब प्लास्टिक मुद्रा के रूप में क्या है? प्रचलित है। और प्लास्टिक मुद्रा के रूप में क्रेडिट कार्ड या फिर कहिए डेबिट कार्ड हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया। खास करके क्रेडिट कार्ड जो है इसको किस रूप में जाना जाता है? यानी एटीएम को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक छोटा सा ये तो आपको पता होगा जी, आप लोग खुद यूज करते ही हैं। यूज तो खूब एटीएम का आप लोग करते हैं। तो एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है जो क्या कहता है? बैंकों द्वारा। किसके द्वारा? तो बैंकों द्वारा, जैसे वित्तीय, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं कि बैंकों जैसे कि वित्तीय संस्थानों द्वारा क्या होता है? जारी किया जाता है। वित्तीय संस्थानों द्वारा क्या किया जाता है? तो जारी किया जाता है। आपको पता होना चाहिए। बाकी कुछ जैसे बियरर चेक हो गया, ऑर्डर चेक हो गया, या फिर क्रॉस्ड चेक होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, वो सब कभी और क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। आज फिलहाल इसमें इतना ही। बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न पे।
क्या है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात आई है तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट दिवस है 15 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वही बात करें कि सबसे पहला बार 1983 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1983 में शुरू किया गया। उसी तरह से आप ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछ देगा कि विश्व वन्य जीव दिवस, ये सब इम्पोर्टेंट दिवस के अंतर्गत आता है, जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है, रिपीटेड दिवस है। या फिर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इतना बार ये सब पेपर में रिपीटेड प्रश्न है कि पूछता ही है, तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो जाएगा 8 मार्च को। अगर आपसे पूछ दे विश्व जल दिवस, तब ध्यान रखना है 22 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा 18वां नंबर प्रश्न। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, ऐसे प्रश्न पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों किस तरफ से क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 280। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280। पहला अगर पूछ ले कि पहला वित्त आयोग गठित कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1951 में। कब हुआ था? तो 1951 में। वही बात करें कि और क्या जानकारी इसमें है कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष, चाहे आप बिहार संबंधित किसी एग्जाम का तैयारी कीजिए, ये सब प्रश्न आपसे पूछता ही है। तो कौन हो जाएंगे? केसी नियोगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। वहीं वित्त आयोग में ध्यान रखिएगा एक पॉइंट और, कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 सदस्य होते हैं। बढ़ेंगे आज के 19वें नंबर प्रश्न पे, और उससे पहले आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एटलीस्ट आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करके देखिए, आपको सारे चीज मिलेंगे। जीके जीएस का आपको एनसीईआरटी से ही संबंधित प्रश्न मिलेंगे। आप उसके लिए बुक से जाके मिला भी सकते हैं। चाहे आपको साइंस पढ़ना हो, सोशल साइंस, बिहार स्पेशल, या फिर मंथली करेंट अफेयर, या फिर एक महा मैराथन क्लासेज, आपको हर सुविधा दी जा रही है। मैराथन क्लासेस में आपको बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस और क्या कहता है ज्योग्राफी सारा कराया जा चुका। और कमेंट भी किया करें, आप लोग से बस सपोर्ट की ही रहेगी उम्मीद, बाकी पढ़ना आप लोग का काम है। और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। इकोनॉमिक्स का 19वें नंबर पे बात करते हैं। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा मुद्रा का प्रचलन से। ठीक है, ग्रेसम का नियम है क्या? इसमें है क्या कि जो बुरी मुद्रा जो है क्या कर देती है, अच्छी मुद्रा को मार्केट से बाहर कर देती है। मुद्रा को क्या कर देती है? बाहर कर देती है। यानी कि किसी भी परिचालित मुद्रा में अच्छा और बुरा दोनों धन शामिल होता है, लेकिन बुरे धन का प्रभुत्व क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। बस इसका नियम ध्यान रख लेना है आपको, और ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बढ़ेंगे 20वें नंबर प्रश्न पे। इनमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति है, ऐसी विदेशी मुद्रा क्या कहलाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें तो ये कहा जाता है क्या? गर्म मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वहीं एक ध्यान रख सकते हैं सुलभ मुद्रा।
तो ये क्या है, मूल्य में कमी के लिए उत्तरदायी है, मूल्य में कमी के लिए उत्तरदायी है। और अन्य मुद्रा इस तरह से लिख लीजिएगा कि अन्य मुद्रा के लिए इसका विनिमय करना मुश्किल है। क्या करना मुश्किल है, विनिमय करना मुश्किल है। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं जो सुलभ मुद्रा का बस ध्यान रख लीजिएगा, और क्या कहता है, गर्व मुद्रा भी। बाकी दुर्लभ मुद्रा आप लोग का काम रहा, कुछ तो आप लोग भी किया कीजिए, आप लोग कमेंट करते ही नहीं। और आज के इकोनॉमिक्स का अंतिम प्रश्न है, देखते हैं क्या है। और लास्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो ये आपको अच्छे से पता है कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर डी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि निजी और क्या कहता है, सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जो है सह अस्तित्व में है। किसमें है, सह अस्तित्व में है। और इसका एग्जाम्पल हमारा प्यारा प्यारा भारत ही है। ठीक है, वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात कर ले, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि ध्यान रखिएगा कि जैसा लोग चाहते हैं उसके अनुसार नहीं, बल्कि क्या होता है, क्रय शक्ति के आधार पर। किसके आधार पर, क्रय शक्ति के आधार पर क्या होता है, निर्मित उत्पादों को लोगों के बीच विभाजित किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और क्या बात करेंगे, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का देश में उदाहरण पूछ ले, तो जैसे अमेरिका हो गया, या फिर ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। तो ये इसको बस आप क्या करेंगे, नोट डाउन रख लेंगे। तो आज के इकोनॉमिक्स का सेशन कैसा लगा, आज के लिए इतना ही। सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।